हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं उसका विस्तार। ठीक है, तो चलो फिर छत्तीसगढ़ का स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं। देखो, किसी भी देश की या किसी भी राज्य की स्थिति को जानने के लिए हमको अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो हमारा जो पृथ्वी है उसको माप पाना संभव नहीं है, इसीलिए क्या किया गया, हमारे पृथ्वी का एक स्वरूप तैयार किया गया। ठीक है, हमारे पृथ्वी का क्या किया गया, एक स्वरूप तैयार किया गया। इस स्वरूप को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोब। ठीक है, क्योंकि हमारे पृथ्वी को माप पाना क्या संभव नहीं है, तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया, उसको एक वास्तविक स्वरूप तैयार किया गया जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है। और इस पृथ्वी पर, ठीक है, इस पृथ्वी पर क्या किया गया, एक लाइन खींचा गया। ठीक है, ऐसी लाइन, बहुत सारे लाइन खींचे गए। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे गए। ठीक है, इन्हीं लाइनों को क्या कहा जाता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इन्हीं लाइनों को क्या कहा जाता है, अक्षांश एवं देशांतर लाइनें। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी देश या किसी भी राज्य की स्थिति का पता लगाना है तो उसके लिए इसी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, समझना। ठीक है, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। इस पृथ्वी के बीचों बीच क्या खींचा गया है, एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस पृथ्वी के बीचों बीच क्या खींचा गया, एक काल्पनिक रेखा खींचा गया जिसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो काल्पनिक रेखा है इसको क्या बोलते हैं अपन, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ये जो काल्पनिक रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखो ये हमारा एक काल्पनिक रेखा है। अगर हम बात करें हमारे इस, ठीक है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, देखो ये हमारा क्या हुआ, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी को क्या किए हम लोग, एक काल्पनिक रेखा खींच करके 2 बराबर भागों में बांट दिए। ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, ये जो हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए ये इसका केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र है। इस पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, इस पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, इस भूमध्य रेखा को, इस पृथ्वी के केंद्र से इस भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी, मान लिया जाए अपन 1 डिग्री का एक कोण खींचते हैं। 1 डिग्री का क्या खींचते हैं, एक कोण खींचते हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, इस पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी ही क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है, अक्षांश। ये कोणीय दूरी कितने डिग्री का है, तो 1 डिग्री का। ठीक है, ये कोणीय दूरी कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। और इस कोणीय दूरी से इधर भी खींचे, ठीक है, एक डिग्री का, मान लिया जाए कि 1 डिग्री का, ये ऐसे इधर भी खींचे, और इस कोणीय दूरी को इस भूमध्य रेखा के समानांतर फिर से ऐसे अगर मिला दिया जाए तो इस भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा समझ आया। ठीक है, अक्षांश और अक्षांश रेखा समझना। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, मान लिया जाए 1 डिग्री का एक कोण खींच रहे हैं, तो खींची गई कोणीय दूरी ही क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। और इस भूमध्य रेखा के समानांतर, इसके समानांतर एक समानांतर रेखा खींचना। ठीक है, इसके समानांतर क्या खींचा गया, एक रेखा खींचा गया, यही रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इतना दूर समझ आ गया। देखो ये भूमध्य रेखा है, प्रत्येक 1-1 डिग्री पर, ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री पर, समझना, प्रत्येक 1-1 डिग्री पर
टोटल रेखाओं की संख्या ऐसे खींचा गया है, ठीक है। प्रत्येक एक एक डिग्री पर टोटल ऊपर 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींचा गया है। वैसे ही क्या किया गया, दक्षिणी गोलार्ध में भी प्रत्येक एक एक डिग्री में 90 डिग्री तक के दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या किया गया, रेखाएं खींचा गया है। ऐसे कुल रेखाओं की संख्या ऊपर भी 90 है और नीचे भी 90 है। समझ आ रहा है। भूमध्य रेखा को आधार मानकर इसके समानांतर, ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर ऊपर भी टोटल 90 रेखाएं खींची गई है और नीचे भी टोटल कितनी रेखाएं खींची गई है, तो 90। समझ आ गया। तो टोटल अक्षांश जो रेखाएं हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, क्योंकि भूमध्य रेखा से खींचा गया, भूमध्य रेखा का आधार मानकर नीचे 90 और ऊपर 90, ठीक है, तो 90 प्लस 90, ठीक है, और प्लस एक फुट भूमध्य रेखा वाला लाइन हो गया, तो टोटल 181। तो अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी बोलेगा, तो 181। लेकिन याद रखना, भूमध्य रेखा से जैसे इसको, ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, इस 90 डिग्री को अपन मान लेते हैं क्या, पोल मतलब ध्रुव, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, ध्रुव। इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको बोलेंगे क्या, दक्षिणी ध्रुव। ऊपर भी 90 है, तो जो 90 डिग्री जो है, ठीक है, 90 डिग्री वो क्या है, एक ध्रुव मान लिए, ठीक है। ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, जब हम लोग इक्वेटर से या भूमध्य रेखा से, इस भूमध्य रेखा से अगर हम लोग पोल की तरफ जाते हैं, अगर ध्रुव की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जो हम लोग 90 ठोक अक्षांश रेखाएं खींचे, जब हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, तो इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्रमशः क्या होती जाती है, घटते जाती है, ठीक है, क्रमशः क्या होते जाता है, घटते जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं एक समान लंबाई की नहीं होती, ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं जो है वो एक समान लंबाई की नहीं होती। भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो क्या होते जाता है, घटते जाता है। वैसे ही दक्षिण में भी होता है, और दक्षिण में भी जो समानांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्रमशः क्या होती है, घटते जाती है। एक समय ऐसा आता है जब ये पोल पे पहुंचता है, तो ये जो इसकी जो रेखाएं होती है, जो 90 जो लास्ट रेखा होती है 90 डिग्री वाला, वो रेखा न होकर के किस में बदल जाता है, छोटे होते होते एक बिंदु में बदल जाता है, ठीक है। इस वैसे ही क्या होता है, नीचे में भी क्या होता है, वो रेखा न होते हुए क्या हो जाता है, एक बिंदु में बदल जाता है। तो इसीलिए जो 90 डिग्री की जो रेखा होती है, 90 डिग्री जो होता है, जो ध्रुव होता है, ठीक है, वो एक रेखा न होकर के क्या होता है, मात्र एक बिंदु होता है, ठीक है। वैसे ही नीचे में भी होता है, तो नीचे में जो मतलब दो जो रेखा होती है जी, ये जो एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो टोटल ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, बिंदु हो जाती है। इसीलिए अगर आपसे पूछा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती, तो 181 में अगर 2 घटाएंगे तो 179। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 179। समझ आया, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या किया अपन, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच दिए, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा, जिसको अपन क्या बोले, 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा बोले, ठीक है। इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर टोटल 90 डिग्री इसके समानांतर ना, इसके समानांतर ऊपर की ओर 90 रेखाएं खींचे और नीचे की ओर 90 डिग्री तक 90 रेखाएं खींचे। क्योंकि 90 डिग्री वाला रेखा जो है वो क्या है, एक बिंदु है, इसीलिए इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 179। समझ आया। देखो, वैसे ही अब देख लेते हैं देशांतर। जैसे मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी के बीचों बीच क्या किया गया है, एक रेखा खींचा गया जिसको बोलते हैं देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही याम्योत्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, याम्योत्तर, ठीक है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, ठीक है। ये इसके इस साइड का हिस्सा क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर का हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। इसके इधर का हिस्सा क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर का हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये जो याम्योत्तर रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, इसको आधार मान करके, ठीक है, इसको आधार मान करके किसी जगह से, ठीक है, किसी जगह की मापी, मान लिया जाए एक जगह है, इसको आधार मानकर किसी जगह से मापी गई कोई दूरी को ही क्या बोलते हैं, देशांतर बोला जाता है, ठीक है। देशांतर क्या है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको आधार मान करके, समझना, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको आधार मानकर किसी स्थान की कोई दूरी, किसी स्थान की कोई दूरी क्या कहलाता है, यहां से अगर कोण खींचते हैं तो ये क्या कहलाएगा, देशांतर रेखा, देशांतर कहलाती है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, ठीक है, इस देशांतर रेखाओं से ये जो कोणी दूरी है, ये जो स्थान है, मान लिया जाए 1 डिग्री में अगर मान लिया जाए इसको खींचा गया, ठीक है, तो जो इसको देशांतर रेखाएं खींची गई और यहाँ से जो एक रेखा जाएगी, ठीक है, वो
उत्तरी ध्रुव से निकल करके, ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ से निकल करके, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं बोला जाता है। समझ आया? ये प्रमुख देशांतर रेखाएं जो बीचों बीच खींचा गया उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख याम्योत्तर बोल सकते हैं या फिर प्रमुख देशांतर रेखाएं बोल सकते हैं। समझ आ गया? ये प्रमुख याम्योत्तर रेखाएं से इसके पश्चिमी गोलार्ध में भी टोटल 180 रेखाएं खींची गई है, ठीक है, 180 रेखाएं डिग्री तक रेखाएं खींची गई है। वैसे ही टोटल 180 तक इसके पूर्वी गोलार्ध में भी 180 डिग्री तक रेखाएं खींची गई है, ठीक है। ये इधर 180 हो गया, इधर 180 हो गया। अगर आपको पूछा कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो 180 180 360, ठीक है, और इस 360 में एक ये हो गया कौन सा? प्रमुख वाला, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 361। लेकिन होता क्या है, देखो ये हमारा अक्षांश है, ठीक है। इस अक्षांश में जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये जो समानांतर रेखाएं हैं, इन समानांतर रेखाओं की लंबाई क्रमशः कम होने लग जाती है, ठीक है। इन समानांतर रेखाओं की लंबाई क्रमशः कम होने लग जाती है ना। वैसे इसमें क्या होता है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, जब हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर आते हैं, ठीक है, तो इसमें लंबाई कभी कम नहीं होता, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है, समझना ना, इनके जो बीच की दूरी, जैसे देखो यहां से ऐसे निकला ये, और यहां पे क्या हुआ, इनके बीच की दूरी बढ़ गई, ठीक है। यहां पे फिर क्या हो गया, इनके बीच की दूरी कम हो गई, और एक समय में जाकर के सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर जाकर के मिल जाती है। समझ आया? देखो इसमें लंबाई कम होती लेकिन इनके बीच की दूरी कम नहीं होती। अक्षांश रेखाओं में अक्षांश रेखाओं की लंबाई, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है, इनके बीच की जो दूरी है वो कम नहीं होती, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या होता है, देशांतर रेखाओं में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर आने पर इनकी लंबाई कम नहीं होती, लेकिन इनके जो बीच की दूरी जो है वो क्रमशः क्या होते जाता है? घटते जाता है। समझ आ गया? क्रमशः क्या होते जाता है? घटते जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसका जो 180 डिग्री का जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, ये जो 180 डिग्री का देशांतर रेखाएं होती है, ये फाइनली क्या होता है, एक जो देशांतर रेखाएं होती है ये ऐसे आकर के ये ध्रुवों पर, ठीक है, और इधर से जो देशांतर रेखाएं होती है वो ध्रुवों पर ऐसे आकर के टोटल एक ही लाइन पर मिल जाते हैं। मतलब जो 180 डिग्री का जो देशांतर रेखाएं है वो दो रेखा ना होकर के कितनी रेखा है? केवल एक ही रेखा है, ठीक है। इसीलिए जो देशांतर रेखा है टोटल 361, तो जो ये दो रेखाएं कितनी है? एक रेखा है, इसीलिए एक रेखा कम हो जाएगा, तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 179, और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है तो 360। 180 180, क्योंकि ये भी तो है ना एक याम्योत्तर रेखा, ये भी तो है ना भाई। समझ आया? तो ये अक्षांश रेखा है। एक क्षैतिज रेखा खींचा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचा गया जिसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा गया जिसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं बोलते हैं। समझ आ गया? इसके ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री में 90 डिग्री तक रेखा खींचा गया है और दक्षिण में भी 90 डिग्री तक रेखा खींचा गया है। इसीलिए टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, समानांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है ध्रुवों पे जो 90 डिग्री की जो रेखा होती है, 90 डिग्री की, वो रेखा क्या होती है? वो एक रेखा ना होकर के एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी बोलने से 179, ठीक है। वैसे ही क्या देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं, पहले तो पृथ्वी के बीचों बीच एक देशांतर रेखा खींचा गया जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर याम्योत्तर रेखा, ठीक है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, समझ आ गया? ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये लंदन के, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरता है। कहां से? ग्रीनविच, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरता है। इसीलिए ये जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, ठीक है, ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके द्वारा, ठीक है, इसको आधार मानकर किसी जगह की मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर बोलते हैं, है ना। और उसी कोणीय दूरी से, ठीक है, इसके समानांतर में एक रेखा खींचा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं
ठीक है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये पश्चिम में भी 180 डिग्री तक 180 लाइन खींचा गया है और दक्षिण में भी 180 लाइन खींचा गया है। ठीक है, तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या इधर 180 इधर 180 360 और एक प्रमुख यहाँ में उत्तर हो गया कितना 361। समझ आ गया। लेकिन समझना, लेकिन इसका जो 180 डिग्री का जो एक अक्षांश रेखा है वो ऐसे क्योंकि देखो, क्योंकि जब एक ध्रुव से निकल करके दूसरे ध्रुव तक अगर ये रेखाएं आती है, ठीक है, तो इनकी लंबाई तो कम नहीं होती, लेकिन ध्रुवों पर जाने पर इनकी जो बीच की जो दूरी है वो कम होते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि इनके बीच की दूरी दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो खत्म होकर के इन लोग एक ही में हो जाते हैं। इसीलिए जो एक देशांतर रेखा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या वो कितनी बोलने से 360। समझ आया। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। इसमें क्या किया गया है, एक अक्षांश रेखा खींचा गया है। ठीक है, क्या खींचा गया, अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक और रेखा खींचा गया है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, देखो ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, अक्ष है। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी कहलाता है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। वैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, इसके इस साइड का हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इधर का हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, पश्चिमी देशांतर। और ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, देखो ये जो हमारा अक्षांश रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ नॉर्थ में, ठीक है, और नीचे की तरफ साउथ में। नॉर्थ में भी ये 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींचा गया है। ठीक है, कितने पे, 23.5 डिग्री। ठीक है, एक रेखा खींचा गया। वैसी एक रेखा साउथ में भी क्या खींचा गया, 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींचा गया है। ठीक है, देखो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर में जो साउथ में नॉर्थ में 23.5 डिग्री जो रेखा खींचा गया उसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और साउथ में जो रेखा खींचा गया उसको बोलते हैं क्या, मकर रेखा। ठीक है, दोनों तरफ खींचा गया है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में भी एक रेखा खींचा गया है, उसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। ठीक है, और नीचे भी एक रेखा खींचा गया है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। मतलब ये पृथ्वी के केंद्र से, ये जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है, समझना है ना, ये जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचा गया, एक कोण खींचा गया, कोणी दूरी ना, एक कोण खींचा गया कितने में, 23.5 डिग्री में। कितने में, 23.5 डिग्री में एक कोण खींचा गया जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। वैसे ही एक रेखा खींचा गया कहाँ, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री में, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। अगर हम बात करें भारत की, देखो भारत की, तो हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। समझना, पूर्वी देशांतर। अगर हम अपने भारत की बात करें, ठीक है, तो हमारा भारत है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। देखो ये हमारा भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में ये कहीं भी हो सकता है, ये इधर भी, लेकिन वो जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर चाहिए तो उसके लिए हमको देशांतर रेखाओं की भी जानकारी होनी जरूरी है। इसीलिए क्या बोला, उत्तरी अक्षांश मतलब इसके उत्तर में हो गया, लेकिन देशांतर कौन सा है, पूर्वी। तो इधर का हिस्सा क्या है, पश्चिमी देशांतर, इधर का हिस्सा क्या है, पूर्वी देशांतर। इसीलिए अब हमारा भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में होगा। मतलब हमारा भारत अब कहाँ होगा, यहाँ होगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। ठीक है, मान लिया जाए जैसे कि ये हमारा भारत है, समझना। ठीक है, एक ऐसी बना रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये ऐसे ये मान लिया जाए। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, हमारा भारत जो है, ठीक है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 5 मिनट में फैला हुआ है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट,
6 मिनट कर लो इसको, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारे भारत के उत्तरी अक्षांश की, उत्तर से लेकर के दक्षिण की, ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, उत्तरी अक्षांश में समझना, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, इस उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण से दक्षिण किसका, भारत का ना, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। समझ आया। वैसे ही अगर हम बात करें कि इसकी पूर्वी देशांतर की, पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर में हमारा जो भारत है, ठीक है, वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर 97 डिग्री 25 मिनट तक के फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक के फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी विस्तार की, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के विस्तार की, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 37 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। 97 डिग्री 97 है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। देखो इसको अलग से समझ लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि ये हमारा भारत है, ये, ठीक है, ये ऐसे, ऐसा, ठीक है। ये जो भारत है, ये इसका, अगर यहाँ पे दक्षिण बिंदु और ये इसका उत्तर बिंदु, ठीक है, ये उसका पूर्वी बिंदु और ये उसका क्या है, पश्चिमी बिंदु। अगर हम बात करें भारत की, तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। जबकि अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की, तो पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट में जो है वो क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इस भारत के दक्षिणतम, पश्चिमतम और उत्तरी बिंदु की, ठीक है, तो देखो पहले ये जो हमारा उत्तरी बिंदु है, सबसे नॉर्थ बिंदु, ठीक है, ये जो हमारा मुख्य भाग है भारत का, क्या है, ये मुख्य भाग है। इस भारत के मुख्य भाग में अगर हम लोग बात करें उत्तरी बिंदु की, तो ये पहले किस में आता था, जम्मू कश्मीर में आता था। अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये जो है वो लद्दाख के इंदिरा कॉल से लेकर के, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। समझ आ गया। ऊपर में इंदिरा कॉल से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछे कि कौन है, तो कौन है, कन्याकुमारी। और उत्तर का भाग कौन, उत्तर का बिंदु कौन है बोलेगा तो इंदिरा कॉल, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसके पूर्व की भाग देखें, तो ये हमारा गुजरात है। ये जो गुजरात है, यहाँ एक पड़ता है गौर माथा, ठीक है, गौर माता। इसका अगर पश्चिमतम बिंदु हम लोग जाने, तो पश्चिमतम बिंदु जहां पे 68 डिग्री 7 मिनट, वो है क्या, गौर माता। और जो 97 डिग्री 25 मिनट है, इसको बोलते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, ठीक है। क्या नाम है इसका, किबिथु। समझ आया, ठीक है। देखो पहले तो कितने में बटा, ये देख लो, हमारा भारत जो है, इस भारत का ये जो है वो मुख्य भाग है, ठीक है। इस भारत के मुख्य भाग को 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, ठीक है। और पश्चिम देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। अब इसके हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, बिंदु की, ठीक है। तो जहां पे 8 डिग्री 4 मिनट बिंदु है, ये कन्याकुमारी, ठीक है। तो मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बोलने से, कन्याकुमारी। और उत्तर बिंदु कौन सा है बोलने से, इंदिरा कॉल, जो अभी कहाँ आता है, लद्दाख। याद रखना ना, जम्मू कश्मीर मत कर देना, लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख में आता है। और वैसे ही पूर्व का जो, पश्चिम का जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, गौर माता, जो कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का किबिथु 97 डिग्री 25 मिनट में फैला हुआ है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इस भारत की, तो इसका उत्तर से लेके ये दक्षिण तक की लंबाई टोटल जो है वो 32-14 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। टोटल 32-14 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जबकि अगर पश्चिम से, ये अपना है पश्चिम से पूर्व तक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक की, तो ये जो है वो 29-33 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। समझ आ गया है ना। देखो
भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 5 मिनट तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में। अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। इसके अगर पॉइंट की बात करें तो ऊपर में इंदिरा कॉल से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक है ना, और गौर माता से पश्चिम में गौर माता से लेकर के पूर्व में किबिथु तक है। ये किबिथु कहाँ पड़ता है बोलने से अरुणाचल प्रदेश, गौर माता कहाँ पड़ना है गुजरात, ठीक है, ये पड़ेगा तमिलनाडु, है ना, और ये पड़ेगा कहाँ लद्दाख। समझ आ गया चारों पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो ये इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक जो है वो 32-14 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, मतलब 3214 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जबकि अगर यहाँ से बात करें पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक की तो 29-33 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है हमारा भारत। समझ आ गया, ये हमारे भारत का क्या है, उत्तरी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। समझ आया। देखो भारत का समझ आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये हमारा भारत है, समझना, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है, ये ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के टोटल ये जम्मू कश्मीर लद्दाख तक कितना है, 37 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। समझ आ गया। इधर अगर देखें हम लोग तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक फैला है। अब हमारा जो छत्तीसगढ़, देखो ये मान लिया जाए कि क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश से, ठीक है। जब हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में चलना चालू किए, समझना, तो जब उत्तरी अक्षांश में चलना चालू किए तो 1-1 डिग्री पे, प्रत्येक मैं बताया था कि 1-1 डिग्री पे 1-1 लाइन खींचे थे। तो वैसे जब 8 डिग्री पे आए, 8 डिग्री 4 मिनट पे आए, ठीक है, तो 8 डिग्री में कौन आया, हमारा भारत का जो है वो कन्याकुमारी। वैसे ही जब क्या किया गया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा गया, 8 डिग्री से 9, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके। तो जब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो टोटल 17 डिग्री, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के जब आगे जाएंगे तो 24 डिग्री, ठीक है, क्योंकि देखो रहना इसके बीच में ही है, ये 8 और 37 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा इसके बीच में पड़ेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से, देखो हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट तक के उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी देशांतर रेखाओं की, ठीक है, देशांतर रेखाओं की अगर बात करें, ठीक है, तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार फैला हुआ है। समझ आया। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात करें, समझना, उत्तर से दक्षिण की बात करें, है ना, तो 17 डिग्री 46 मिनट से हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो शुरू होता है। 17 डिग्री 46 मिनट से हमारा छत्तीसगढ़ शुरू होता है और 24 डिग्री 5 मिनट में हमारा छत्तीसगढ़ खत्म हो जाता है। उसके बाद 25, 26, 37 ऐसे करते हुए सब देश राज्य जाते जाते हैं और लास्ट में 37 डिग्री 6 मिनट। समझ गया। वैसे ही अगर हम लोग पूर्वी देशांतर की बात करें, उसको रहना 68 और 97 के बीच में ही है, क्योंकि इधर से भी जाएंगे तो बीच में ही पड़ेगा, ठीक है। तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट तक कौन फैला हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। अगर हम बात करें 24 डिग्री 5 मिनट से 17 डिग्री 46 मिनट तक, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई की, तो लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में ये जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। लगभग कितने किलोमीटर में, 700 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। अगर हम बात करें यहां से यहां तक की लंबाई की, ठीक है, तो यहां से यहां तक जो पूर्वी देशांतर है, तो इसकी देशांतर लंबाई की बात करें तो ये 435 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। समझ आया। जैसे कि देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, समझना, ये क्या है हमारा छत्तीसगढ़। इसका जो ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, देखो ये हमारा सुकमा जिला है, ठीक है, ये सुकमा का क्या हो गया, कोंटा, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बलरामपुर जिला है। इस बलरामपुर जिले में ये है रामानुजगंज, ठीक है, ये बलरामपुर जिले में क्या है, रामानुजगंज, इधर क्या है, कोंटा, सुकमा का है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये हमारा है बीजापुर, ठीक है, ये बीजापुर का है भोपालपट्टनम, यहाँ पढ़ता है क्या, भोपालपट्टनम। आगे पढ़ेंगे सब क्लास में ये सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल ये चीज़ याद रखो, ठीक है, भोपालपट्टनम। और ये वाला है हमारा जसपुर, ठीक है, जसपुर। तो अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बोलने से, कोटा, ठीक है, सुकमा जिले का कोटा, और इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है बोलने से, रामानुजगंज, ठीक है। जबकि इसका पश्चिमतम बिंदु कौन है बोलने से, भोपालपट्टनम। कहाँ है ये, बीजापुर में, ठीक है, और इसका
पूर्वी बिंदु कौन है बोलने से जसपुर, जसपुर जिले का जसपुर तहसील। समझ आ गया। ये कोटा जो है यही जो है वो 17 डिग्री 46 मिनट में है, 17 डिग्री 46 मिनट में, जबकि ये रामानुजगंज जो है वो कितने में है, 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट में। समझ आया, 24 डिग्री 5। और ये जो भोपालपट्टनम यही कितना है, 84 डिग्री 80 डिग्री 15 मिनट में है, ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट में। और ये जो है वो कितने में है, ऐसे 80 और ये 84 डिग्री 25 मिनट में। समझ आया इतना, ठीक है। तो अगर आपसे इसका बिंदु पूछ सकता है, इसका क्या पूछ सकता है, अक्षांश भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसे पूछे कि छत्तीसगढ़ जो है वो कितने से कितने उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट में फैला हुआ है, ठीक है। और इधर पूर्वी देशांतर पूछा तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट में छत्तीसगढ़ का पूरा विस्तार फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तरी अक्षांश में टोटल 700 किलोमीटर लंबाई में फैला है, जबकि ये देशांतर में 435 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। समझ आया इतना। इसका पश्चिमतम बिंदु है भोपालपट्टनम और उत्तरी बिंदु है रामानुजगंज, पूर्वी बिंदु है जसपुर और दक्षिणी बिंदु कौन सा है बोलने से कोटा। यहां तक समझ आया। वैसे भारत में क्या है, भारत का 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम है, ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट में फैला हुआ है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट में भारत का पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर के, ये पूरा उत्तरी से लेकर के, ठीक है, दक्षिणी बिंदु तक इसकी लंबाई की, तो लगभग 700 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। समझ आ गया। जबकि अगर पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु तक की बात करें तो ये टोटल ये छत्तीसगढ़ का था ना। अगर हम बात करें भारत की, तो अगर भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु की, तो टोटल 32-14 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जबकि अगर पश्चिमी बिंदु से लेकर के पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये 29-33 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जबकि हमारा भारत छत्तीसगढ़ कितने में है, 700 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और ठीक है उत्तरी अक्षांश में, और देशांतर कितने में है बोलने से 435 किलोमीटर। ये हमारे छत्तीसगढ़ और भारत का स्थिति और विस्तार है, इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है। समझ आया। देखो हम लोग पहले पढ़े थे कि जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, ये तो हो गया क्या, इसकी स्थिति और विस्तार हम लोग आज छत्तीसगढ़ का पढ़ लिए। हम लोग पढ़े थे जिस समय छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का हम लोग एरिया पढ़े थे 135,194 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 135,194 वर्ग किलोमीटर। किसी किसी बुक में 192 भी रहता है, 191 भी रहता है, ठीक है, लेकिन मानना क्या है 135,194, ठीक है, 135,194 में छत्तीसगढ़ जो है वो फैला हुआ है। इसका टोटल वर्ग क्षेत्रफल है। देखो अगर हमारे छत्तीसगढ़ को देखें तो जैसे मैं अभी बताया, ये हमारा क्या है, भारत है मान लिया जाए, और ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये क्या है, पूरा का पूरा ऐसे एमपी है, ठीक है, ये क्या है, एमपी है, एमपी, ठीक है। हमारा क्या है, ये छत्तीसगढ़। अगर हम लोग बात करें इस छत्तीसगढ़ को, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश और ये क्या है, भारत। मैं बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो एरिया है 135,194 है, ये किससे अलग होकर के बना, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। इस चीज को याद रखना ना, पेपर में पूछा भी था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत कौन बना है, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। ये किससे अलग होकर के बना है, मध्य प्रदेश से, हमारा छत्तीसगढ़। ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो दिख रहा है कि ये मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि पूर्व में है, ठीक है, पूर्व का अंचल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। किसको, छत्तीसगढ़ को। समझ आ गया। ये जो छत्तीसगढ़ है इस मध्य प्रदेश के, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा था। अगर बात करने से पहले तो मध्य प्रदेश ऐसा था, समझ लो ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के कौन बना, छत्तीसगढ़ बना। इस मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% भाग को लेकर के क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम भारत की, तो ये हमारा क्या है, पूरा भारत है, और ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ जो है वो इस पूरे भारत का 4.11% है, 4.11% है,
समझ आ गया। ये मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहलाएगा कौन? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना, इसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, अलग कौन से तहत हुआ? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कौन सा है बोलने से? छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कौन से बोलने से? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का मातृ जिला जिससे अलग होकर के बना, मातृ जिला बोलने से भी क्या आएगा? मध्य प्रदेश। समझ आ गया। मध्य प्रदेश के 30.47% को लेकर के बना है और 4.11 को लेकर के किससे बना है? भारत से। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया क्या? इसके एरिया में। ठीक है, अब हम लोग देखें अगर इसका बनने का क्रम, ठीक है, बनने का क्रम अगर हम लोग बात करें, ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को बना था। 1 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़ जब बना था तो ये बनने वाला, ठीक है, भारत में ये बनने वाला 26वां राज्य था। ठीक है, 26वां नंबर का राज्य था, 26वां नंबर का। इसके साथ 2 राज्य और बने थे, समझना, इसके साथ 2 राज्य और बने थे। एक था कौन? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, और एक था झारखंड। ठीक है, उत्तराखंड और झारखंड। इसका डेट कब बना है ये याद मत रखना, बस इतना याद रखना कि नवंबर 2000 में ही बना है। ठीक है, एक ठोक का डेट 9 नवंबर है, एक ठोक का डेट 15 नवंबर, लेकिन नवंबर को कितने नवंबर का है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ कौन बना था? तो उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है और ये बिहार है। यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड बना था, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, और मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़। तीनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश से यूपी और यूपी से बिहार। समझ आया? बिहार से अलग होकर के कौन बना? झारखंड। यूपी से अलग होकर के कौन बना था? उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना छत्तीसगढ़। समझ आया? और ये जो बनने का इसका जो क्रम था, ये भारत संघ का 26वां नंबर का राज्य था। कौन से नंबर का राज्य था? तो 26वां नंबर का। समझ आ गया? लेकिन ये तो नंबर में हो गया, बनने के क्रम में हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 135 194 है। ठीक है, अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां बड़ा राज्य है। कौन सा? 10वां बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ जो है वो 10वां बड़ा राज्य है। समझ आ गया इतना? 135 194 इसका टोटल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। पूछता है ना, पूछ देता है बार बार। ठीक है, सिंपल चीजों को ही पूछ रहे हैं अभी। ठीक है, एकदम से कोई कठिन चीजें नहीं आ रहा है, अभी नॉर्मल और सिंपल चीजें ही पीएससी जो है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, 135 194, मध्य प्रदेश का 30.47, अगर 30 भी याद रखोगे तो बहुत है। ठीक है, 30.47 और 4.11। जबकि बनने के क्रम में देखें तो 1 नवंबर 2000 को बना, भारत संघ का 26वां राज्य था। ठीक है, ये दोनों और बने, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, तो टोटल हो गए 28, और लास्ट में तेलंगाना बना। ठीक है, 2014 में तेलंगाना बना, टोटल 29 राज्य। लेकिन अभी क्या हो गया है? जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, लद्दाख और उसमें। तो इसीलिए अब अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? तो 25वां नंबर का राज्य है। समझ आया? और क्षेत्रफल में अगर देखें तो 10वां राज्य है। ठीक है, 10वां नंबर का राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। ये इतना समझ आया? ठीक है, अब देखो एक राजकीय पक्षी, राजकीय पशु। ठीक है, उसके बाद इसकी आकृति, छत्तीसगढ़ की आकृति। ठीक है, इसके बाद राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, एक राजकीय गीत। ठीक है, और एक राजकीय प्रतीक वाक्य। इतने चीजों को देखना है। ठीक है, ये राजकीय पक्षी कौन है बोलने से? पहाड़ी मैना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजकीय पक्षी कौन है तो इसी को बोलते हैं कौन? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना हमारा क्या है? राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय पशु कौन है? तो वन भैंसा। ठीक है, वन भैंसा को क्या बोलते हैं? राजकीय पशु। इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है तो छत्तीसगढ़ की आकृति जो है वो समुद्री घोड़ा जैसी आकृति इसकी है। ये समुद्री घोड़ा जो है वो एक प्रकार की मछली है ना, घोड़ा नहीं है।
ठीक है, समुद्री घोड़ा जो है वो एक प्रकार की मछली है। क्या है? एक प्रकार की मछली है समुद्री घोड़ा। ये क्या है? एक प्रकार की मछली। उसके बाद अगर अपन बात करें राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष जो है वो जो है वो साल का वृक्ष है। साल या इसी को बोलते हैं सरई, सराय, ऐसा सराय सरई कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें राजकीय गीत की, तो राजकीय गीत जो है वो क्या है? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के, इसको पिछले साल प्रीलिम्स में पूछ चुका है ना राजकीय गीत को, अरपा पैरी के धार, पिछले ही साल इसको राजकीय गीत बनाया गया है। और राजकीय प्रतीक वाक्य अगर पूछा, ठीक है, तो राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ठीक है, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। अब देखो राजकीय पक्षी और राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय पक्षी और राजकीय पशु। राजकीय पक्षी बोलने से पहाड़ी मैना और राजकीय पशु बोले तो वन भैंसा। एक्चुअल में क्या है? ये जो वन भैंसा और पहाड़ी मैना है, ठीक है, ये एक समय ऐसा था जब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी, ठीक है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में ये सब पाया जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये पहाड़ी मैना जो है वो क्या हुआ? देखो, इस पहाड़ी मैना को हम लोग बोलते हैं नकलची पक्षी बोलते हैं, नकलची पक्षी। जैसे वो तोता रहता है ना, तोता है ना, ठीक है, इसको मतलब किसी भी चीज की सटीक आवाज निकालने के लिए इसको स्पेशली किस लिए जाना जाता है कि बहुत ही, देखो ये दिखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, ठीक है, और इसकी एक खासियत ये है कि ये क्या करता है कि किसी भी की आवाज को, ठीक है, एक सटीक मतलब आवाज निकालने में कौन माहिर है? पहाड़ी मैना। समझ आ गया? सटीक आवाज निकालने में माहिर है। जैसे ही, क्योंकि ये सटीक आवाज निकालने में माहिर है, इसीलिए इसको लोगों के द्वारा क्या किया गया? इसको ना जंगल में ना रह के इसको क्या पकड़ पकड़ के घरों में ला करके इसको पिंजरे में रखना स्टार्ट कर दिया गया, ताकि हम जैसा बोले वो क्या करे, वो उसकी नकल कर सके। लोग इसको मनोरंजन का सब्जेक्ट बना दिए, समझ रहे हो? इसीलिए ये क्या हो गया? इसकी जो जनसंख्या वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया, और ये संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो गया। वैसे ये क्या है? ये वन भैंसा, ठीक है, वन भैंसा। ये वन भैंसा जो है इसको तो यमराज का वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यमराज का वाहन। देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक राजा थे जिनका नाम था हर्ष। वो हर्ष के एक दरबारी कवि थे, ठीक है, उनका नाम था बाण भट्ट। वो बाण भट्ट अपनी रचना कादम्बरी, ठीक है, उनकी रचना कौन सी है बोलने से? कादम्बरी, ठीक है, वो बाण भट्ट अपनी एक रचना की है, उसका नाम है क्या? कादम्बरी। उस कादम्बरी में वो बताते हैं कि ये जो वन भैंसा है इसको साक्षात यमराज का वाहन बोले हैं। यमराज का वाहन मतलब, या फिर इसको मृत्यु का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। वो बताते हैं अपनी रचना कादम्बरी में कि ये जो वन भैंसा है ये एक समय में बहुत ही प्रचुर मात्रा में इधर रायपुर बिलासपुर के वनों में पाया जाता था। वो बताते हैं कि ये यहाँ पे अमरकंटक है, ये अमरकंटक से लेकर के इन लोग पूरा बताएं कि यहाँ तक ये पूरा छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे स्पेशली रायपुर और बिलासपुर के वनों में तो इसको देखने का भी मतलब उल्लेख पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रायपुर और बिलासपुर में वनों को समाप्त करते गया धीरे धीरे, ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ, ये वन भैंसा जो भी है इसके अनुकूल, ठीक है, इसके आवास के अनुकूल इसको जगह नहीं मिल पाया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी संख्या जो है वो केवल बस्तर में ही सिमट करके रह गई। अगर अभी बात करें तो ये सिर्फ ये बीजापुर हो गया, ठीक है, अपना बीजापुर, ये उदयंती अभ्यारण्य हो गया, गरियाबंद में उदयंती अभ्यारण्य है, ठीक है, तो उदयंती अभ्यारण्य हो गया, ये बीजापुर कुटरू वन गेम सेंचुरी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये सिर्फ इन्हीं कुछ कुछ इलाकों में पाया जाता है। समझ आ रहा है। जबकि अगर बात करें पहाड़ी मैना, तो ये पहाड़ी मैना ये नारायणपुर में कुछ कुछ जगह में, और ये जो बस्तर में जो कांगेर घाटी है, स्पेशली कांगेर घाटी में इसका संरक्षण किया जा रहा है, किसका, पहाड़ी मैना का। समझ आ गया। तो जब राज्य सरकार के द्वारा देखा गया कि ये जो पहाड़ी मैना है और वन भैंसा है ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आ गए, इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई, तो इसीलिए इनका संरक्षण करने के लिए और इनको अच्छे से देखरेख करने के लिए इनको क्या किया गया, राजकीय पक्षी और राजकीय पशु का दर्जा दे दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि राजकीय पशु कौन सा है तो वन भैंसा, और राजकीय पक्षी कौन सा है तो पहाड़ी मैना। समझ आ गया। आकृति कौन सा है, समुद्री घोड़ा, इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, ठीक है, इंग्लिश नाम क्या है इसका, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। जबकि इसको क्या बोलते हैं, बुबेलस बुबेलिस बोलते हैं ना, वन भैंसा को क्या बोलते हैं, बुबेलस बुबेलिस। राजकीय वृक्ष जो है वो साल वृक्ष है। राजकीय वृक्ष किसको बोला गया, साल वृक्ष। वैसे तो सभी साइड साल वृक्ष मिलता है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारे बस्तर को स्पेशली साल वृक्ष का द्वीप कहा जाता है, साल का द्वीप कहा जाता है, साल वृक्ष का,
ठीक है। हमारे बस्तर को क्या बोला जाता है, साल वृक्ष का द्वीप कहा जाता है। ये पूरा मतलब यहाँ पे पूरा साल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। समझ आ गया। तो एक हो गया राजकीय पक्षी, राजकीय पशु। राजकीय पक्षी बोले पहाड़ी मैना, ठीक है, नकलची पक्षी, ठीक है। राजकीय पशु बोलने से वन भैंसा, यमराज का वाहन। अगर आपसे पूछे यमराज का वाहन कौन, तो वन भैंसा, ठीक है। आकृति समुद्री घोड़ा टाइप का, है ना। राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष। और राजकीय गीत है अरपा पैरी के देहात। इसको नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा रचित है। ये नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा रचित है। पिछले बार 3 नवंबर को इसको राजकीय गीत घोषित किया गया। कब किया गया, 3 नवंबर को। 3 नवंबर को राजकीय गीत घोषित किया गया। याद रखना 1 नवंबर को क्या किया जाता है, राज्योत्सव मनाया जाता है। ये उसी समय क्या किया गया, 3 नवंबर को इसको राजकीय गीत घोषित किया गया। 1 नवंबर मत करना अगर आ गया तो। पिछले बार राजकीय गीत क्या है करके आया था, ठीक है। उसके बाद राजकीय प्रतीक वाक्य कौन से है, तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ये इतना, ठीक है। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम जिलों का पुनर्गठन वगैरह देख लेंगे और छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सारी चीज़ें देख लेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ें, हमारी अभी वीडियो कंटिन्यू आती ही रहेगी यूट्यूब पे। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं भी मिलता है तो ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, online.techalite.in। आप इस पे भी जा करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए अभी कोई फीस वगैरह नहीं है, ठीक है। आप आराम से जा करके यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।